नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई। आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रॉपर्टी मिश्रा शो और आज के शो में हम बात करेंगे 1 से 11 सितंबर की सबसे इंपॉर्टेंट रियल एस्टेट न्यूज़ के बारे में। और ये न्यूज़ आपको प्रॉपर्टी खरीदने के डिसीजन को डायरेक्टली इंपैक्ट करने वाली है। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी डिसीजन लेने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। इस वीडियो में सभी बड़े न्यूज़ की मैक्रो और माइक्रो एनालिसिस की हुई है और हर न्यूज़ का जो एनालिटिक्स है वो समझाने की आपको कोशिश की हुई है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि हर खबर आपके लिए लेकर जो आया हूँ वो इम्पॉर्टेंट खबर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे एनालिटिक्स वाले वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी काउंसिल का बड़ा फैसला, सीमेंट टैक्स 28% से 18% हो गया है। सितंबर 3 जीएसटी काउंसिल की 54th मीटिंग में एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया। सीमेंट पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया। ये डिसीजन 22 सितंबर से इफेक्टिव हो रहा है। साथ ही मार्बल, ग्रेनाइट ब्लॉक्स और सैंडलाइन ब्रिक्स का टैक्स भी 12% से घटकर 5% हो गया है। इसके अलावा फ्लाई ऐश और एएसी ब्लॉक पर भी टैक्स रिडक्शन मिला है। अब ये तो हो गई खबर। अब एक्सपर्ट ओपिनियन की बात कर लेते हैं। मेरा ओपिनियन ये है कि डिसीजन रियल एस्टेट सेक्टर के लिए मिक्स्ड रिजल्ट लाने वाला है। मैंने अपने 23-24 साल के एक्सपीरियंस में ये देखा है कि सीमेंट कॉस्ट टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 12 से 15% होता है। हालांकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 3 से 5% तक कम हो सकती है, लेकिन कई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहाँ और भी हैं जो बायर्स को स्पेशली समझने चाहिए। सबसे पहले अलग अलग न्यूज़ चैनल्स में ये बात आ रही है सामने कि अफोर्डेबल हाउसिंग अब इससे बहुत ज़्यादा आ पाएगी। अरे भाई, आप इस चीज़ को समझो पहले कि अफोर्डेबल हाउसिंग 3 से 5% अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो गई तो नहीं, ऐसा नहीं है कि वो आ पाएगी, क्योंकि लैंड कॉस्ट जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 40-50% है अभी भी हाई है, जिससे अफोर्डेबल हाउसिंग में रिलीफ मिलना आसान नहीं दिख रहा है। दूसरा, वो बायर्स जो ऑलरेडी प्रॉपर्टी बुक कर चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी बुक में एक प्राइस फिक्स हो चुका होता है, तो उन्हें बेनिफिट मिलता मुझे नज़र नहीं आ रहा। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट घटेगी तो वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए या मैं कहूँ डेवलपर के लिए अपनी कॉस्ट में फ़ायदा होना है। तो ये आपको पास ऑन होता हुआ नहीं दिख रहा जब तक कोई बहुत शरीफ बिल्डर ना हो। और शराफत से आपका पाला पड़ा है या नहीं पड़ा है ये तो आप देखेंगे आपने प्रॉपर्टी किस डेवलपर की बुक की है। तीसरा, डेवलपर अपने प्राइजेस मार्केट स्टैंडर्ड के अनुसार निकालते हैं। अगर मार्केट में डिमांड हाई है तो कोई भी डेवलपर नीचे के रेट्स के ऊपर प्रॉपर्टी नहीं निकालने वाला। हाँ, अगर मार्केट की सिचुएशन टाइट रहती है तो उस सिचुएशन पर डेवलपर ज़रूर अपने कॉस्ट के ऊपर, जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, लैंड कॉस्ट है, उस पर नॉमिनल प्रॉफिट रख के उस प्रॉपर्टी को निकालने के लिए तैयार हो जाता है। तो अगर मार्केट थोड़ी सी नीचे की तरफ रहती है तो आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है, नहीं तो मुझे बेनिफिट मिलता वहाँ पर भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि प्रॉपर्टी सेलिंग में कोई एमआरपी नहीं है। आप इस भूल भुलैये में ना रहें। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल जो इस चीज़ को नहीं दिखा रहे हैं उनको अपनी जिम्मेदारी समझ के ये चीज़ आपको बतानी चाहिए। चलिए, ये उनका काम है, वो क्या करते हैं वो नहीं करते हैं वो आप देखें। चौथा इंपॉर्टेंट है, रेंटल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जीएसटी लगता है। मेरे को लगता है रेंट एक सर्विसेज का पार्ट नहीं लगता। एकाएक आप देखते हैं, मान लीजिए किसी एक इंसान ने प्रॉपर्टी रेंटल पर्पस के लिए ली है क्योंकि उसका बुढ़ापा उससे कटेगा या उसकी अर्निंग उससे आएगी, और वही प्रॉपर्टी का जो रेंट जब आएगा तो उसको उस पर जीएसटी भी लगता है। तो जीएसटी नंबर लेना, उसके कंप्लायंस मेंटेन करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा इशू बन जाता है। तो आजीविका के लिए अगर कोई चीज़ ली गई है और उसके ऊपर अगर जीएसटी लगता है तो ये पेनफुल है और उसके ऊपर कोई रिबेट आती मुझे नहीं दिख रही है। तो चलिए अब कुछ एडिशनल इंसाइट्स बताता हूँ। क्रेडाई और नैरेटको की स्टेटमेंट के अनुसार ये सेविंग डायरेक्ट होम बायर्स को मिलेगी। सीमेंट के प्राइजेस 25 से 30 पर बैग कम हो सकते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी, अंबुजा जैसे मेजर मैन्युफैक्चरर्स ऑलरेडी ये अनाउंस कर रहे हैं कि वो प्राइजेस रिड्यूस करेंगे। क्लीन एनर्जी सेस का रिमूवल भी
400 पर टन एडिशनल सेविंग देगा और ये सभी मिलकर अफोर्डेबल हाउसिंग को रिवाइव करने की डायरेक्शन में इंपॉर्टेंट स्टेप है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो स्लोडाउन आया था उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ये एडिशनल इनसाइट से अलग अलग जो लोग कह रहे थे मैंने आपको वो भी बता दिया, मैंने अपना ओपिनियन भी आपको दे दिया। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर के ऊपर। होम लोन इंटरेस्ट रेट में मैं कहूँगा हिस्टोरिकल लो देखने को मिल रहा है। सितंबर 2025 में होम लोन रेट्स 10 मंथ्स के लो पर पहुंच गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 7.50 से 8.95% तक ऑफर कर रहा है, जबकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सबसे कम 7.35% देने लगे हैं। HDFC बैंक के रेट्स 7.90 से शुरू हो रहे हैं। प्राइवेट बैंक भी कम्पिटिटिव रेट ऑफर कर रहे हैं। ICICI बैंक 8.10% रेट दे रहा है। पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ने भी सितंबर में अपने MCLR रेट्स कम किए हैं। अब यहाँ मेरा ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन ये है कि ये टाइम प्रॉपर्टी बायर्स के लिए एब्सोल्युटली गोल्डन पीरियड है। मैंने अपने सभी मिलने जुलने वाले या जो लोग मुझसे सजेशन लेते हैं उनको रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर कोई जेन्युइन नीड में है तो लोन लेना चाहिए। फेडरल रिजर्व की जॉब्स रिपोर्ट के बाद रेट्स में कट की एक्सपेक्टेशन है, जो मॉर्गेज रेट्स को और भी नीचे लेके जा सकती है। 40 लाख के लोन पर अगर 0.5% कम हो जाए तो मंथली 1200 रुपए की सेविंग होती है। 20 साल के टेन्योर में ये 2.88 लाख तक सेविंग करा सकता है। 50 लाख के लोन के ऊपर मंथली EMI में 1960 रुपए तक की कमी आ सकती है। तो चलिए अब कुछ एडिशनल इंसाइट्स दे देता हूं। मॉर्गेज बैंकर एसोसिएशन की लेटेस्ट फोरकास्ट के अनुसार रेट्स 6.7% तक आ सकते हैं ईयर एंड तक। स्पेशली फैनी माई का प्रेडिक्शन भी है 6.4% का। सितंबर 16 से 17 का फेडरल रिजर्व की मीटिंग शेड्यूल्ड है, जहां रेट कट की स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दिख रही है। इंडियन बैंक्स भी कॉम्पिटिटिव प्रेशर के कारण रेट फर्दर रिड्यूस करने पर कंसीडर कर रहे हैं। प्री अप्रूव्ड लोन एप्लीकेशन में भी अचानक एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं न्यूज नंबर 3 की तरफ। एनारॉक सर्वे 81% इंडियन का हाउसिंग अफोर्डेबल क्राइसिस। सितंबर 8 को रिलीज हुई एनारॉक की कंप्रिहेंसिव सर्वे शॉकिंग रिजल्ट दे रही है। 81% इंडियंस को होम ऑनरशिप एक्सट्रीमली अब डिफिकल्ट लगने लगा है। सर्वे में 7 मेजर सिटीज शामिल है, जहां प्रॉपर्टी प्राइजेस पिछले 2 सालों में 50% तक बढ़ गए हैं। एवरेज प्राइजेस 6001 रुपीज पर स्क्वायर फीट से बढ़कर 8999 रुपए पर स्क्वायर फीट हो गया है। यहाँ मेरा ओपिनियन ये है कि सिचुएशन मेरे लिए डीपली कंसर्निंग है। 23-24 साल पहले जब मैंने रियल एस्टेट में कैरियर शुरू किया था, तब मिडिल क्लास फैमिली के लिए होम ऑनरशिप अचीवेबल था। आज इनकम ग्रोथ के कंपैरिजन में प्रॉपर्टी प्राइसेस एक्सपोनेंशियली बढ़ गए हैं। ये ट्रेंड सस्टेनेबल नहीं है और मार्केट करेक्शन की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को इमीडिएट इंटरवेंशन करना होगा, नहीं तो सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और भी बढ़ेगी। एडिशनल इंसाइट्स ये है, सर्वे में 62% रिस्पोंडेंट ने कहा है कि उन्हें अपने बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग ऑप्शन नहीं मिल रहा है। 92% पीपल प्रेफर्ड लोकेशन में प्रॉपर्टी अनअफोर्डेबल होने लग रही है। मुंबई की सिचुएशन सबसे वर्स्ट है, जहां एवरेज इनकम के कंपैरिजन में प्रॉपर्टी प्राइसेस 14 टाइम्स है। दिल्ली NCR में 11 टाइम्स और बेंगलोर में 9 टाइम्स है। EMI टू इनकम रेशियो भी डेंजरस लेवल पे पहुंच गया है, मतलब 40 से 50% तक। अब बारी है चौथी बड़ी न्यूज की। कर्नाटका रेरा का नया अमेंडमेंट एक्ट 2025। जुलाई 28 को कर्नाटका गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट एक्ट 2025 नोटिफाई किया है, जो प्रॉपर्टी सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। अब सभी प्रॉपर्टी रिलेटेड पावर ऑफ अटर्नी मैंडेटरली रजिस्टर करना होगा। गवर्नमेंट ग्रांट का एग्जेम्पशन भी रिमूव कर दिया गया है, मतलब अब डिजिटल फाइलिंग भी मैंडेटरी हो गई है। यहाँ मेरा ओपिनियन ये है कि ये स्टेप ट्रांसपेरेंसी की डायरेक्शन में एक्सीलेंट मूव कहूँगा इसे मैं। बेंगलोर में मैंने देखा है कि पावर ऑफ अटर्नी के मिसयूज से कितने फ्रॉड केसेस होते हैं। ये न्यू एक्ट इन सभी प्रॉब्लम को एड्रेस करने वाला दिख रहा है। प्रॉपर्टी बायर्स की सिक्योरिटी यहाँ मुझे लगता है काफ़ी हद तक बढ़ेगी। अपार्टमेंट कल्चर जो बेंगलोर में डोमिनेंट है, वहाँ ये एक्ट बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी इससे फास्टर हो जाएगा। कुछ एडिशनल इंसाइट्स भी देता हूँ। इस एक्ट के तहत एग्जीक्यूटेंट के
अलाइव होने का प्रूफ भी दिखाना होगा, जो फ्रॉडुलेंट पावर ऑफ अटर्नी को प्रिवेंट करेगा। मतलब कहने का ये है कि पावर ऑफ अटर्नी अगर जिसने की है और जिसके फेवर में की है, मान लीजिए एक्स ने वाई के फेवर में की है और एक्स अगर जिंदा नहीं है तो वो पावर ऑफ अटर्नी वैलिड नहीं मानी जाती है। तो यहाँ पर उनके जिंदा होने का प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा। डिजिटल इंटीग्रेशन के साथ नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के साथ भी अलाइनमेंट इसकी होगी। कर्नाटका पहला स्टेट बन गया है जिसने इतने कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म इंप्लीमेंट किए हैं। अन्य स्टेट्स को भी इसे फॉलो करने की प्लानिंग करनी चाहिए और कुछ कर भी रहे हैं। अब आते हैं पांचवी बड़ी खबर की, महाराष्ट्र रेरा का मेजर क्रैकडाउन। महाराष्ट्र रेरा ने नॉन कंप्लायंस के लिए मैसिव एक्शन लिया है। जनवरी में 1950 हाउसिंग प्रोजेक्ट सस्पेंड किए गए हैं और अब तक टोटल 4812 प्रोजेक्ट पर एक्शन ले चुका है। बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए हैं और प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन रोक दिए गए हैं। पुणे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा 1219 प्रोजेक्ट अफेक्ट हुए हैं। थाने में 535, रायगढ़ में 465, मुंबई सबर्बन में 438 और पालघर में 377 प्रोजेक्ट सस्पेंड हुए हैं। यहाँ मेरा ओपिनियन ये है कि रेरा इन्फोर्समेंट के लिए रियल स्ट्रेंथ दिखाता है। मुझे खुशी है कि रेगुलेटरी बॉडी सीरियसली एक्शन ले रहे हैं। बायर्स के लिए ये एक्सीलेंट न्यूज़ हो सकती है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को हमेशा रेरा रजिस्टर्ड और कंप्लाइंट प्रोजेक्ट को ही चूज़ करना चाहिए। नॉन कंप्लाइंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट आपके लिए रिस्की हो सकती है, लेकिन समस्या ये आती है कि रेरा के ऑर्डर्स का कितना अनुपालन हो पाता है, ये आज भी बायर्स के लिए एक स्ट्रगल बना हुआ है। यहाँ एडिशनल इंसाइट्स ये है कि शो कॉस्ट नोटिस के बाद 49% डेवलपर्स ने टाइमली रिस्पॉन्ड किया था, जो उनकी सीरियसनेस की कमी दिखाता है। 3517 प्रोजेक्ट्स ने ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट सबमिट किए हैं और 524 ने टाइम एक्सटेंशन अप्लाई किया है। इस क्रैकडाउन के बाद पेंडिंग प्रोजेक्ट डिलीवरीज में एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। होम बायर्स को भी अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस बढ़ी है। डेवलपर्स को 50,000 तक के पेनल्टीज भी फेस करने पड़े हैं, जो कि बहुत कम है। पेनल्टीज तो बहुत ज़्यादा लगनी चाहिए। अब बारी है अगली न्यूज़ की। HSVP प्राइवेट प्रॉपर्टी ई ऑक्शन पोर्टल गुरुग्राम में लॉन्च हो गया है। सितंबर 6 को हरियाणा विकास शहरी प्राधिकरण ने कंट्रोवर्शियल ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जो HSVP अलॉटी को अपनी प्रॉपर्टीज को ई ऑक्शन के थ्रू बेचने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये पोर्टल hsvphry.org.in कंप्लीटली वॉलंटरी बेसिस पर काम करता है। सितंबर में जोन वाइज ऑक्शन शेड्यूल है। रोहतक 24 सितंबर, हिसार 25 सितंबर, पंचकुला 26 सितंबर, फरीदाबाद 27 सितंबर, गुरुग्राम 28 सितंबर को। यहाँ मेरा ओपिनियन ये है कि डिसीजन मेरी नज़र में हाईली प्रॉब्लमेटिक और क्वेश्चनेबल है। पहली चीज़ ये है कि HSVP का फंडामेंटल मैंडेट लैंड डेवलपमेंट और अलॉटमेंट था, प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं था। अब वो प्रॉपर्टी डीलिंग में घुस गई है। ये स्कीम गवर्नमेंट एजेंसी को प्राइवेट प्रॉपर्टी ब्रोकर बनाने जैसा है। जो उसकी ओरिजिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो पूरी हो नहीं रही, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डेविएशन ज़रूर है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हज़ारों लाइसेंस प्रॉपर्टी एजेंट्स और कंसल्टेंट की लाइवलीहुड डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रही है। हरियाणा में 10,000 प्लस रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी एजेंट्स हैं जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। उनका बिजनेस ओवरनाइट इफेक्ट हो जाएगा। दूसरी समस्या ये है कि HSVP का ट्रैक रिकॉर्ड ई ऑक्शन में अच्छा नहीं है। 2018 में भी कई ऑक्शन फेल्ड हुई हैं। तीसरा, प्रैक्टिकल नेगोशिएशन जो प्रॉपर्टी डील्स की सोल मानी जाती है वे ऑनलाइन पोर्टल पर पॉसिबल नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या कैश और चेक, चूँकि सर्कल रेट में डिफरेंस है ये गवर्नमेंट भी जानती है, इस कारण से कैश की ट्रांजैक्शन होती है। इसके लिए मुझे लगता है पहले सर्कल रेट और मार्केट रेट को मैच करना ज़रूरी है। तो कैश और चेक दोनों मॉडलिटीज़ अवेलेबल होती हैं और ये सब मार्केट को पता है, लेकिन ये पोर्टल केवल ओरिजिनल ट्रांजैक्शन अलाउ करता है, जो बहुत सारे जेन्युइन बायर्स को एक्सक्लूड कर देगा। और चौथा पॉइंट ये है कि अगर सेलर ऑक्शन के बाद बैकआउट करे तो बायर का पैसा स्टक हो जाएगा और HSVP की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यहाँ पॉलिसी रिव्यू करने की ज़रूरत है। अभी भी कुछ कुछ खामियां हैं। ज़रूर एक नज़र में लगता है कि बहुत चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, लेकिन सच्चाई है कि यहाँ पर भी एक प्राइवेट प्लेयर के साथ मिलकर इस काम को किया जा रहा है। और अगर गवर्नमेंट को करना है तो गवर्नमेंट 0% ब्रोकरेज पे करे ना। ये गवर्नमेंट क्यों ब्रोकरेज ले रही है?
खुद ही गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डेवलप कर रही है, खुद ही टैक्स ले रही है और खुद ही रोड नहीं बना रही और साथ में ब्रोकरेज भी ले रही है। तो अगर कोई फ़ायदा देना ही था तो 0% ब्रोकरेज पे करना होता तो शायद जो पब्लिक है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। मतलब अपनी इंटेंशन को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत मेरे को यहाँ दिख रही है। एडिशनल इंसाइट्स ये है, प्रॉपर्टी डीलर्स फेडरेशन ने चीफ मिनिस्टर को लेटर भेजकर इस पॉलिसी को विड्रॉ करने की डिमांड की है। एचएसवीपी सेक्टर्स में हरियाणा की मेजर प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन होती है। पंचकुला पूरी तरह एचएसवीपी डेवलप्ड है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी अर्बन सेक्टर एचएसवीपी के हैं। यह पॉलिसी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स को वर्स्ट सफ़र करने वाली है क्योंकि हाफ से ज़्यादा अर्बन प्रॉपर्टी डील्स एचएसवीपी एस्टेट में होती है। पोर्टल की अपनी लिमिटेशंस भी हैं। अगर कोई पार्टिसिपेशन नहीं है तो भी ऑक्शन प्रोसीड होगा। सेलर को 48 आवर्स में डिसीजन लेना होगा वरना रिजेक्शन माना जाएगा। ये रश डिसीजन लगता है जिसमें लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसीज प्रॉपर्टी इवेल्युएट नहीं किए जाएंगे, जिसमें लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसीज प्रॉपर्टी इवेल्युएट ना करने जैसा दिखता है। और सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिखती है कि गवर्नमेंट को यहाँ कोशिश करना चाहिए था ये फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाए। और हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जब कोई ऑक्शन होती है तो ऑक्शन का जो प्राइस होता है वो मार्केट रेट बन जाता है और अगर ऑक्शन हाई चली गई तो मार्केट रेट प्रॉपर्टी का बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। तो यहाँ मार्केट में नॉर्मल ट्रांजैक्शन होते से थोड़ा फ़ायदा होता है बायर को और सारी मोडालिटीज़ भी हैंडल जनरली रियल एस्टेट कंसल्टेंट करते हैं। तो गवर्नमेंट 100% क्या करेगी ये आप समझते हैं, क्या आप पे इम्पैक्ट पड़ रहा है ये भी आप समझते हैं। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये न्यूज़ आपको कैसे लगी। अब बारी है सुप्रीम कोर्ट का हिस्टोरिकल डिसीजन, इंसॉल्वेंसी में होम बायर्स के राइट्स। जी हाँ, सितंबर 9 को सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग में स्टक होम बायर्स के लिए मेजर रिलीफ है। अगर होम बायर्स का क्लेम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा वेरीफाई और एडमिट हो गया है तो उन्हें पोजीशन का फुल राइट है। आईरियो राइज गार्डेनिया प्रोजेक्ट के केस में कोर्ट ने एनसीएलटी और एनसीलैट के ऑर्डर्स को सेट असाइड करते हुए डेवलपर्स को 2 महीने में पोजीशन देने का ऑर्डर दिया है। मेरा ओपिनियन ये है कि डिसीजन रियल एस्टेट सेक्टर में कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने वाला है। जेपी इंफ्राटेक जैसे केसेस के बाद होम बायर्स में ट्रस्ट की कमी थी, जो अब बायर्स वेरीफाइड क्लेम्स के साथ हैं उन्हें बिलेटेड कंप्लेंट्स नहीं माना जा सकता। ये स्पेशली नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव के स्टॉल प्रोजेक्ट्स में बेनिफिट करेगा। 2025 के आईबीसी अमेंडमेंट्स के साथ मिलकर ये होम बायर्स की पोजीशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा। एडिशनल इंसाइट्स यहाँ ये है कि इस केस में एपेलेट ने 60 लाख में से 57.56 लाख पे किया था, लेकिन 15 साल के बाद भी पोजीशन नहीं मिला था। कोर्ट ने क्लैरिटी दी कि वेरीफाइड क्लेम्स का अनवेरीफाइड के साथ ट्रीट नहीं किया जा सकता। 2025 में आईबीबीआई अमेंडमेंट के अनुसार अब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को 66 सीओसी अप्रूवल के साथ कंप्लीटेड फ्लैट्स की पोजीशन देनी होगी। ये डिसीजन फ्यूचर इंसॉल्वेंसी केसेस के लिए स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट कर सकता है। अगली बड़ी खबर है कमर्शियल रियल एस्टेट का रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस। Q2 2025 में कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिया है। लीजिंग एक्टिविटी 5.7 मिलियन स्क्वायर फीट तक पहुंच गई है, जो ईयर ऑन ईयर 69% जम दिखाती है। दिल्ली एनसीआर इस ग्रोथ को लीड कर रहा है। फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर 22% लोकल लीजिंग ड्राइव कर रहा है, जो पोस्ट कोविड रिकवरी का स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिखता है। यहाँ मेरा ओपिनियन ये है कि इंडिया का रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ का क्लियर इंडिकेटर है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की इंक्रीजिंग डिमांड और हाइब्रिड वर्क मॉडल की एक्सेप्टेंस से फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस की नीड बढ़ी है। कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स के लिए गोल्डन पीरियड है। मैं अपने मिलने जुलने वाले जो मुझसे पूछते हैं या मेरे अपने क्लाइंट्स हैं उनको हमेशा सजेस्ट करता हूं कि ग्रेड ए ऑफिस स्पेसेस में इन्वेस्टमेंट कंसिडर करें, क्योंकि यील्ड इसमें अट्रैक्टिव रहती है। यहाँ मेरे एडिशनल इंसाइट्स ये हैं कैलेंडर ईयर 2024 में टोटल 79 मिलियन स्क्वायर फीट ग्रॉस लीजिंग हुई। टोटल 17 यहाँ एडिशनल इंसाइट्स मेरे ये हैं कैलेंडर ईयर 2024 में टोटल 79 मिलियन स्क्वायर फीट ग्रॉस लीजिंग हुई थी, जो रिकॉर्ड था। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स अकेले 35 से 40% लीजिंग ड्राइव कर रहे थे। आईटी, बीपीएम सेक्टर के अलावा मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, फिनटेक कंपनीज भी ऑफिस स्पेसेस एक्सपैंड कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में कमर्शियल यील्ड 8 से 9% तक एक्सपेक्टेड है। 2025 में जो रेजिडेंशियल यील्ड से सिग्निफिकेंटली अब
बहुत बेटर दिख रही है। 9वीं बड़ी खबर है आरबीआई रेट कट का रियल एस्टेट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट। सितंबर 9 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट कम करके 6% कर दिया। यह अगस्त 2023 के बाद सबसे बड़ा अग्रेसिव कट है। मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस भी एकोमोडेटिव हो गया है, जो फर्दर रेट कट की पॉसिबिलिटी दिखाता है। होम लोन ईएमआई में इमीडिएट रिलीफ आता दिख रहा है। यह मेरा ओपिनियन ये है कि हाउसिंग मार्केट के लिए गेम चेंजिंग न्यूज़ है। लोअर ईएमआई से अफोर्डेबिलिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ती है और फेंस सिटर्स बायर मार्केट में आएंगे। मिड इनकम और अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट को मैक्सिमम इससे बेनिफिट मिलेगा। डेवलपर्स भी अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी रिव्यू करेंगे। मेरे एस्टीमेट के अनुसार मेट्रोज में 6 to 8% एनुअल प्राइस एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। अब कुछ एडिशनल इंसाइट्स यहाँ पे हैं। मेजर बैंक को ये बेनिफिट कंज्यूमर को पास करना होगा, जो सबसे क्रूशियल है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, पीएसयू बैंक ऑलरेडी 7.75 से 8.35% रेट ऑफर कर रहे हैं। 1 करोड़ के लोन पर मंथली सेविंग 2000 से 6200 रुपए तक हो सकती है और वो टेन्योर के बेस के ऊपर होगी। कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग भी चीपर हो जाएगा, जो सप्लाई साइड को बूस्ट करेगा। 10वीं बड़ी खबर है को लिविंग सेक्टर में एक्सप्लोसिव ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। सितंबर की लेटेस्ट मार्केट न्यूज के अनुसार को लिविंग सेक्टर में अनप्रेसिडेंट ग्रोथ देखी जा रही है। मार्केट साइज 6 to 7 बिलियन से बढ़कर 2025 में 13 से 15 बिलियन होने का प्रोजेक्शन है। बेड कैपेसिटी भी 5.7 मिलियन तक पहुंचने का टारगेट है। मिलेनियल और जेनजी डेमोग्राफिक्स में डिमांड एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। मेरा ओपिनियन यहाँ ये है कि ट्रेंड परमानेंट है और ट्रेडिशनल रेंटल हाउसिंग को डिस्टर्ब कर रहा है। अर्बन माइग्रेशन, जॉब मोबिलिटी और लाइफस्टाइल प्रेफरेंस ने इस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। बेंगलोर, मुंबई, पुणे में हाईएस्ट डिमांड है। इन्वेस्टर्स के लिए लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है क्योंकि यील्ड 8 से 12% तक मिल सकती है, लेकिन प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस ज़रूरी है क्योंकि ऑपरेशन इंसेंटिव बिजनेस है। और कभी भी अगर आप इस मॉडल पे जाते हैं तो वहाँ लोकल अथॉरिटी की क्या अप्रूवल है, इसको ज़रूर चेक कर लें और अप्रूवल के हिसाब से ही कोई बिजनेस सेटअप करें। एडिशनल इनसाइट्स मेरा ये है, सेक्टर में 17% CAGR से ग्रोथ हो रही है, जो ट्रेडिशनल रियल एस्टेट से कहीं ज़्यादा है। प्रीमियम को लिविंग स्पेसेस में एमिनिटीज़ और कम्युनिटी इंगेजमेंट को प्रायोरिटी दी जा रही है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन भी मेजर फैक्टर है। ऐप बेस्ड बुकिंग, स्मार्ट लॉक्स, IoT डिवाइस सभी स्टैंडर्ड हो रहे हैं। स्टूडेंट एकोमोडेशन सेगमेंट अकेले 12 मिलियन बेड कैपेसिटी तक रीच करने की एक्सपेक्टेशन है। मेजर प्लेयर्स जैसे ओयो लाइफ, जोलो, स्टांजा लिविंग अपनी प्रेजेंस एक्सपैंड कर रहे हैं। अब पूरी ओवरऑल जितनी न्यूज़ आपने देखी उसका फाइनल एनालिसिस आपको बताता हूँ मार्केट आउटलुक के अनुसार। इन सभी डेवलपमेंट्स को देख के लगता है रियल एस्टेट मार्केट में मिक्स्ड सिग्नल नजर आ रहे हैं। पॉजिटिव साइड में जीएसटी कट, इंटरेस्ट रेट रिडक्शन और पॉलिसी रिफॉर्म्स हैं। नेगेटिव साइड में अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इन्फ्लेशन है। मार्केट पॉपुलराइजेशन भी क्लियर दिख रहा है। लग्जरी सेगमेंट बूम कर रहा है जबकि अफोर्डेबल सेगमेंट स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि सप्लाई ही नहीं हो रही है। तो दोस्तों अब आ जाते हैं आपको क्या करना है। सितंबर 2025 की आपने टॉप 10 न्यूज़ देखी। अब आपको प्रैक्टिकल एडवाइस ये दे रहा हूँ कि होम बायर्स अगर आप हैं तो जीएसटी कट का फायदा उठाने के लिए डेवलपर से नेगोशिएट करें। इंटरेस्ट रेट लो है तो प्री अप्रूव्ड लोन एप्लीकेशन सबमिट करें। रेयर एस्टेट प्रोजेक्ट्स ही चूज करें। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी को प्रेफर करें। कंस्ट्रक्शन डिले से अगर आपको बचना है तो लोकेशन और कनेक्टिविटी को प्रायोरिटी दें प्राइस के साथ साथ। इन्वेस्टर्स के लिए कमर्शियल रियल एस्टेट में अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करें। को लिविंग में सिलेक्टिव इन्वेस्टमेंट कंसिडर करें। Tier 2 सिटीज में अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स देखें। रीट में डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर करें। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव रखें शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस के बावजूद। अब बारी है डेवलपर्स की। जी हाँ, जीएसटी बेनिफिट का कंज्यूमर को पास ऑन करें। अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट पर फोकस करें। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन को प्रायोरिटी दें। सस्टेनेबिलिटी फीचर को ऐड करें। रेरा कंप्लायंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। प्रॉपर्टी मार्केट डायनामिक है और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरी है। करंट सिनेरियो में अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना क्रूशियल है। मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटी को समझकर प्रॉपर रिसर्च के साथ और रियलिस्टिक अप्रोच रखकर ही सक्सेस आपको मिल सकती है। अगर आपको स्पेसिफिक आपका कोई क्वेश्चन है और आप अपनी प्रॉपर्टी सिचुएशन डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछिए मुझसे, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। प्रॉपर्टी मिशा शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट अपडेट मिलता रहे। आपने देखा प्रॉपर्टी मिशा शो और मैं था आपका दोस्त, आपका भाई प्रदीप मिश्रा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।